हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा L2 हिंदी का कलाम एकेडमी द्वारा जो टेस्ट आयोजित करवाया गया था उसका हल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें कुल 150 प्रश्न रहेंगे और विषय है हिंदी, जीके प्लस हिंदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला 80 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर, भरतपुर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, वो है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न लेते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वार्षिक औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? धौलपुर, दौसा, झुंझुनू, धौलपुर, झुंझुनू, दौसा, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, झुंझुनू या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा धौलपुर, दौसा, झुंझुनू। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जो कि है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु परिस्थितियों से संबंधित नहीं है? पाली, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, जालौर, सिरोही, जयपुर, अलवर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर ऐसा जो जिला युग्म है जहाँ पे स्टेपी जलवायु जो है संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से असुमेलित युग्म है? तो यहाँ पे एक तरफ वर्णाक्षर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनके अर्थ दिए हुए हैं। तो आपने बताना है कि कौन सा यहाँ पे असुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.24 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन है। यह प्रक्रिया शरद ऋतु के दौरान होती है। इस ऋतु में राज्य में वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन ए क्या था? यह प्रक्रिया शरद ऋतु के दौरान होती है। इस ऋतु में राज्य में वर्षा नहीं होती है। इस समय मानसूनी हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है। इस समय हवाएं शांत एवं अत्यंत परिवर्तनशील होती है। तो जो मानसून प्रत्यावर्तन है जिसका मतलब होता है लौटना, तो लौटते हुए मानसून के संदर्भ में क्या कथन है और कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इस समय मानसूनी हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है। ये कथन जो है असत्य है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, थॉर्नथवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र दिया हुआ है इसका नामकरण जो है क्या दिया था थॉर्नथवेट ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CAW। तो ये वाला जो क्षेत्र है उसको CAW नाम दिया था थॉर्नथवेट ने। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जो कि है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक है पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, लू, ध्रुवीय हवाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पछुआ पवने, अर्थात पश्चिम से जो हवाएं चलती है वो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक है। और राजस्थान में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है मावट के नाम से। तो ये आप ध्यान रखिए, जिसको इंग्लिश में गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां प्रश्न है, BSHW राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? BSHW राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, अर्धशुष्क, उप आर्द्र। तो जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जिस प्रकार से राजस्थान का मान लीजिए एक मानचित्र है, तो इसने पूछा है BSHW। तो हम जानते हैं कि BSHW जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन आंसर नंबर 3 अर्ध शुष्क, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो फ्रेंड्स, अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए ये राजस्थान का एक नक्शा है और इस हिसाब से दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इस तरह से आता है। ये दक्षिण हो गया यहाँ पे और ये पश्चिम हो गया। तो इस प्रकार से जो मानसून आएगा वो सबसे पहले कहाँ पे टकराएगा, तो यही इसने पूछा है। तो यहाँ पे जो ये दक्षिणी क्षेत्र जो है इतना, ये कौन सा है, ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का कितना अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है? 45 से 50%, 60 से 65%, 70 से 75%, 90 से 95%। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो जून जो है उसमें हमारे यहाँ पे मानसून का आगमन हो जाता है। तो जुलाई से सितंबर तक तो जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी 90 से 50%। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है। तो इसने पूछा है कि उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय, यानी जो तेज़ हवाएं चलती है उससे सबसे ज़्यादा जो सबसे कम नुकसान जो है किन जिलों को यहाँ पे होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो फ्रेंड्स, जो उच्च वायु तीव्रता वाली जो हवाएं हैं तो जो इधर से चलती है इस प्रकार से, तो यहाँ पे तो जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़। और वो इस तरह से भी चलती है तो जैसलमेर और बाड़मेर यहाँ भी नुकसान करेगी, लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वो नहीं पहुँच पाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जो कि है, राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर ज़िले से गुजरने वाली वायुदाब रेखा है। जनवरी माह में जैसलमेर ज़िले से गुजरने वाली वायुदाब रेखा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1018 मिलीबार से अधिक। अगला प्रश्न है, राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। इसने पूछा है सत्य कथन नहीं है। तो प्रश्न के जो ऑप्शन है हमारे वो है, राज्य में अरावली बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में अवरोधक है। राज्य में अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अत्यंत कम वर्षा करती है। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती जाती है। राज्य में मानसून सामान्यतः मध्य जून में प्रवेश करता है। तो इसने पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये कि राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम, यानी कि इधर से जो है कह रहा है कि परिवर्तनशीलता कम होती जाती है, तो ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक तरफ से उनका वर्गीकरण दिया हुआ है कोपेन का और दूसरा क्षेत्र दर्शाया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, देखते हैं। तो इसने कहा है CWG सिरोही, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर, AW डूंगरपुर। तो पूछा है कि कौन सा वर्गीकरण सही नहीं है, सही सुमेलित है। इसने पूछा कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे जो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, AW। हम देख सकते हैं इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र AW कहा गया है इसमें, और यहीं पे आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह का उपयुक्त युग्म है? दिसंबर जनवरी, मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह का उपयुक्त युग्म कौन सा हो जाएगा?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई अगस्त। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि है कथन और निष्कर्ष से संबंधित, कथन और कारण से संबंधित। कथन है दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण दिया हुआ है बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल समांतर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की पूर्ण व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सत्य है तथा आर असत्य है। चौथा ए तथा आर दोनों असत्य है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न जो है आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है टॉपिक को गहनता से पढ़ें ताकि हमारा क्वेश्चन जो है गलत न हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों असत्य है, दोनों ही क्या है गलत है, ये भी गलत है और इसका जो कारण बताया वो भी गलत है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जो कि है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लौह का उत्पादन होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन 3 उत्तरी और पूर्वी। ये वाला और ये वाला क्षेत्र जो है लौह अयस्क उत्पादित करता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। यानी बजट 2025-26 जो है उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, ये आपने बताना है। तो डूंगरपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो उदयपुर है वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं तांबे की खानें सैनपुरी तथा हनोतिया क्रमशः स्थित है। तो आपने बताना है कि जो तांबे की खानें हैं जिनमें सैनपुरी और हनोतिया ये किस जिले में है। आपके ऑप्शन है कोटा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर और अजमेर। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजमेर जिले में फेल्सपार के भंडार है। अलवर, बाड़मेर व भीलवाड़ा में रॉक फॉस्फेट के भंडार हैं। सलादीपुरा सीकर पाइराइट खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन से सत्य है या कौन कौन से सत्य नहीं है। तो इसने पूछा है अपने ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 व 3 सत्य है। 1 व 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्या है अजमेर जिले में फेल्सपार के भंडार है, बिल्कुल राइट। सलादीपुरा सीकर पाइराइट खनन क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है कैल्साइट, बेराइट, फ्लोराइट, रॉक फॉस्फेट, ये सारे खनिज हैं और दूसरा खनिज क्षेत्र दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे किससे मेल खा रहा है। तो यहाँ पे कैल्साइट जो है वो तेजा का बास और बेल का पहाड़, ये इस क्षेत्र से संबंधित है। कैल्साइट, तेजा का बास और बेल का पहाड़। बेराइट्स कहाँ पे है, सैनपुरी, जाहिर का खेड़ा। तो यहाँ पे इसमें बी में 1 हो जाएगा। सी में हो जाएगा चौकरी और चापोली, यानी फ्लोराइड के लिए चौकरी और चापोली क्षेत्र है। और रॉक फॉस्फेट के लिए बिरमानिया और फतेहगढ़, एक बच गया, यह इसमें आ जाएगा। तो ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है। डांडेवाड़ा, रोहिल, चिन्नेवाड़ा, टिब्बा, कमलीताल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिल। रोहिल क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक गैस भंडार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे राजस्थान संपूर्ण देश का
ऑप्शन ए है लगभग 22% अब्रक उत्पादित करता है, 7% सीसा जस्ता व वोल्स्टोनाइट उत्पादित करता है, लगभग 90% से अधिक जिप्सम उत्पादित करता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है पन्ना, हीरा, तांबड़ा, पन्ना और दूसरी तरफ है क्षेत्र जहाँ से ये निकाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स अपने देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पन्ना जो है वो कहाँ पे है, कालागुमान में, और हीरा जो है वो केसरपुरा में है, और तांबड़ा जो है सरवाड़ में है, और पन्ना के लिए एक और जगह कौन सी है, टिक्की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चंदेरिया स्थित जंक स्मेल्टर संयंत्र संचालित है एचपीसीएल द्वारा, सीरी द्वारा, वेदांता कंपनी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि जो चंदेरिया जिंक स्मेल्टर संयंत्र है वो किसके द्वारा संचालित है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो इनका स्पॉन्सर कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदांता कंपनी द्वारा। चंदेरिया में जो जिंक स्मेल्टर है वो वेदांता कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है। लिग्नाइट भंडार कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोकला, मातासुक और प्लाना। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित एक तरफ खनन क्षेत्र है और दूसरी तरफ खनिज में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसने पूछा है कि कौन सा असुमेलित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरवाड़ा मैग्नीज। गुजरवाड़ा मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान खनिज नीति 2024 कब लागू की गई। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में इससे देखा जा सकता है या इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है खनिजों में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर 2024 को खनिज नीति लागू की गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है। केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है। तो केओलिन के नाम से जो है किसको जाना जाता है, चाइना क्ले। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रागेश्वरी तथा मंगला तेल कुएं स्थित है। रागेश्वरी और मंगला जो तेल कुएं हैं ये ऐश्वर्या इस प्रकार से कुओं के नाम है ये। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है। कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है, यूरेनियम, टंगस्टन, कैल्साइट, बेराइट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अधात्विक खनिज नहीं है तो वो कौन सा है, टंगस्टन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करता है वह है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड जेट्रो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त या पदेन। तो यहाँ पे जो राज्यपाल है उसके बारे में पूछा गया है कि वह किस प्रकार से होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है या निर्वाचित या पदेन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नियुक्त। अनुच्छेद 155 है और नियुक्त, और नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। ये बात आप ध्यान रखना।
अगला प्रश्न लेते हैं, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 192 और अनुच्छेद 195। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 192, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे जो इनकी नियुक्ति की तारीख है वो हमें यहाँ पे बतानी है। 26 जनवरी 1950, 25 अक्टूबर 1956, 1 अप्रैल 1956 या फिर 1 नवंबर 1956। तो जो इनकी नियुक्ति है वो की गई थी 25 अक्टूबर 1956। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अनुच्छेद 158(3) क के अनुसार 2 या अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसको दिए जाने वाली उपलब्धियां और भत्ते किसके द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या राज्य विधानमंडल? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? मानक तय करता है कि वह उसको भी इस प्रकार के भत्ते दिए जाने हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171। तो जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य है उनका उल्लेख हमें किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व्यक्तिश कौन से मुख्यमंत्री है? तो यानी ये कितने नंबर पे मुख्यमंत्री बने हैं ये हमें पूछा गया है। 14वें, 15वें, 16वें या 17वें? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भजनलाल शर्मा जो है वो 14वें मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इनका निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से खुली मतदान प्रणाली से होता है। इनमें से क्या सत्य कथनों की हमें जांच करनी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ये पंक्ति सही है, लेकिन इनका निर्वाचन जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से नहीं होता है। तो यहाँ पे केवल ए, ऑप्शन ए के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ दिया हुआ प्रावधान और दूसरा उससे संबंधित अनुच्छेद। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रावधान का किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सदस्यों का कार्यकाल जो है वो किसमें दिया हुआ है? सदस्यों का कार्यकाल जो दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि सदस्यों का कार्यकाल जो है वो अनुच्छेद 172 में है और सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 173 में है और सदस्यों की जो शपथ है वो 188 में है और जो अयोग्यताएं हैं वो 191 में है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवरलाल को निरस्त किया गया है, ये किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? तो ये करंट का प्रश्न है और मोस्ट है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा अंता। तो विधायक कंवरलाल कहाँ से थे? अंता 12 से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है,
राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे? तो देखते हैं, के आर श्रीराम, कैलाश वांचू, एस के गर्ग, के वर्मा। तो जो वर्तमान में के आर श्रीराम थे, लेकिन इसने पूछा है प्रथम कौन से थे, तो प्रथम जो थे वो कौन थे? के वर्मा। और फ्रेंड्स इसमें भी जो है अभी इनका भी परिवर्तन हो चुका है, तो आप ये ध्यान दे लें इस पर। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1919 को अस्तित्व में आया। राज्य के मुख्य सचिव अवशिष्ट वसीयतदार होते हैं। मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल है। तो इसने पूछा है असत्य कथन की हमें यहाँ पे पहचान करनी है। तो वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल है, ये कथन यहाँ पे असत्य है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन रहे हैं? जिनका सबसे अधिक कार्यकाल रहा था, ऐसे सचिव कौन रहे थे? तो वो है भगत सिंह मेहता। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष निर्धारित किया गया है? धारा 2, धारा 18, धारा 21, धारा 25। तो यहाँ पे धारा 25 जो है इसके अनुसार जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष निर्धारित किया गया है। ऑप्शन 4 ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब हुआ? राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1951, 1956, 1962 और 1967। कब हुआ था ये? तो ये इसका गठन हुआ था 1951 में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स जो इसकी शुरुआत है वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 10वां भाग। कुल सदस्यों का 10वां भाग जो है वो ग्राम सभा की बैठक में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है ऑप्शन यहाँ पे 3 सही राइट आंसर हो जाएगा, 243 आर। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों के पद है? तो ये अभी हाल ही में ये नया प्रावधान किया है, जिसमें आरपीएससी में जो सदस्यों की संख्या है अध्यक्ष सहित वो कितनी हो जाएगी? 11। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य का वीरगाथा काल कब से कब तक रहा था? तो जो राजस्थानी साहित्य का वीरगाथा काल है वो 1050 से 1450 ईस्वी तक रहा था, यानी लगभग 500 साल तक ये रहा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की ख्यात विधा के संबंध में सही कथन है? ख्यात वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है। ख्यातों का विस्तृत रूप 18वीं शताब्दी के अंत में बनना प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे इसने पूछा है कौन सा सही कथन है ख्यात साहित्य के बारे में, ख्यात विधा के बारे में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य लेखन की ऐसी विधा जिसमें नृत्य, गायन व अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? यानी ऐसी कौन सी विधा है लेखन की जिसमें नृत्य भी होता है, गायन और अभिनय तीनों का समावेश होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रास। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है? बीसल देवरासो, वसंत विलास, मल्य सुंदरी कथा, रणमल छंद। तो इसने पूछा है कि प्रारंभिक कालीन यानी प्राचीन काल की और लौकिक साहित्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रणमल छंद। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है उनकी रचनाएं। तो इसने पूछा कौन सा सही नहीं है?
तो देखते हैं यहाँ पे शालीभद्र सूरी बुद्धिराज सही है, हंस कवि असाइद हंसावली ये भी सही है, चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रसोई ये भी सही है। लेकिन भरतवेश्वर बाहुबली जो है इनका लेखक ये वज्रसेन सूरी नहीं है। इसका रचनाकार जो वो कौन है, वो है शालीभद्र सूरी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। 29 मई को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने खालिस्तान से राजस्थान में राज्य स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया था। तो पूछा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भागीरथ चौधरी ने जो है इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रलावता अजमेर। रलावता अजमेर से जो है ये इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इस बोर्ड का सदस्य नहीं है? हेमंत सेठिया, कुलदीप वर्मा, राजीव वर्मा, गोविंदलाल सैनी। तो राजीव वर्मा जो है वो इस बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों में राजस्थान ने कुल 60 स्वर्ण पदक जीते। इन खेलों में राजस्थान की पुरुष बास्केट टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते। तो जो यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन सा कथन है सत्य है, तो इस संबंध में जो सत्य कथन है वो हो जाएंगे ए और सी। केवल ए और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस लोकसभा सदस्य को प्राइम फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? तो जो सांसद रत्न अवार्ड 2025 है वो पीपी चौधरी पाली को यहाँ पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसने पूछा है कि असंगत युग्म कौन सा है। तो जो दिया हुआ है यहाँ पे कि देवनारायण कॉरिडोर भीलवाड़ा, राजस्थान का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र कोटा, राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट केंद्र भीलवाड़ा, राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो जोधपुर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट सेंटर जो है वो भरतपुर में नहीं है। इसने पूछा था असंगत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 10,000 गाँव चिन्हित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता व आत्मनिर्भर कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही है और कौन कौन से गलत है। इसने पूछा सही कथनों का चयन करना है अपने को। तो जो हमने देखे हैं अभी ऑप्शन उसके हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं वृद्धि विकास के संबंध में असत्य है। तो यहाँ पे ये साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। वृद्धि निश्चित आयु पर समाप्त हो जाती है, विकास मरने तक जारी रहता है, वृद्धि हमेशा विकास को प्रभावित करती है, विकास हमेशा वृद्धि को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हमें वृद्धि और विकास में अंतर जो अगर आपने पढ़े हैं तो आप इसको क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास हमेशा वृद्धि को प्रभावित करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास वृद्धि को प्रभावित करता है। ये कथन जो है वो क्या है असत्य है। अगला प्रश्न लेते हैं निम्नलिखित में से सत्य है विकास वृद्धि का एक भाग है, वृद्धि विकास का एक भाग है, वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है, विकास के अभाव में वृद्धि दिखाई दे सकती है। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे जो सत्य कथन है वो मुझे लग रहे हैं एक तो दूसरा और एक है तीसरा। यस बिल्कुल राइट, दूसरा और तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषता व नवीन योग्यता दिखाई देती है, यह कथन किसने कहा था?
हरलॉक, सोरेनसन, वुडवर्थ, स्किनर। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है वो हरलॉक ने ये कथन कहा था। अगला प्रश्न है, क्लिनिक में उपस्थित कुछ माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ के बच्चे घुटनों के बल ही चल रहे थे, पैरों पे नहीं चल पा रहे थे, वहीं कुछ के बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहे थे। उन्हें देखकर पीडियाट्रिशियन ने कहा कि आप चिंता न करें, हर बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर, फिर घुटनों के बल चलता है और अंत में चलना सीखता है। भले ही समय कम ज़्यादा लगे, पर यह नॉर्मल प्रोसेस है। यह घटनाक्रम किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिया हुआ है ऑप्शंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो वो है व्यक्तिगत भिन्नता, सिफोलोकॉडल्स और समान प्रतिमान। अब ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है कि किसी में ज़्यादा समय लगता है और किसी में कम समय लगता है। दूसरा सिफेलोकॉडल का मतलब होता है कि पहले वो धीरे धीरे, जैसे इसने कहा था ना कि हर बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर, फिर घुटनों के बल चलता है और अंत में चलना सीखता है। ये सिफेलोकॉडल हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राहुल को पहले मम्मी रोटी तोड़ के निवाले तोड़कर थाली में देती थी, जिन्हें वह सब्जी में लगाकर खा लेता था। अब वह रोटी तोड़ने भी लग गया और निवाला बनाकर खाने भी लग गया। ये प्रगति है। तो इसे क्या कहेंगे? तो इससे बोला जाएगा सिफेलोकॉडल ये नहीं है, इसे कहा जाएगा इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्वता और अधिगम का विकास से संबंध देखते हुए किस गणितीय मॉडल से इसे समझ सकते हैं? योग, गुणा, भाग, घटाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणा। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह है? नहीं है। तो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलने की आयु, तीव्र कामुकता, संग्रहण, निरुद्देश्य घूमना। ये उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह है, नहीं है। अगला प्रश्न, आसक्ति का विकास होता है शेषावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शेषावस्था में। आसक्ति यानी कि किसी के प्रति प्रेम होना। अगला प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। कौन सी यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था नहीं है? तैयारी की अवस्था, प्रश्न पूछने की अवस्था, समूह है, पूर्व अवस्था या विद्यालय जाने की अवस्था। तो इसने पूछा है कौन सी पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय जाने की अवस्था। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दांत निकालने की औसत आयु है 2 से 4 माह, 6 से 8 माह, 10 से 12 माह या 18 से 24 माह। तो फ्रेंड्स जो दांत निकलने की आयु है वो होती है 6 से 8 माह। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 6 साल की नंदनी अब पेंसिल से छोटे छोटे अक्षर एक सीधी पंक्ति में लिख सकती है और मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को पूरा रख सकती है। ये किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो किसका है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अक्कू का फेरो रोसर्स चॉकलेट देखते ही तुरंत खाने का मन हो गया। यह किस मूल प्रवृत्ति संवेग का उदाहरण है? तो जो चॉकलेट देखते ही और खाने का मन हो गया, ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? तो ये जो है वो किसका है? स्वाद का। बिल्कुल, खाने का संबंध तो स्वाद से ही होता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था अनोखा काल है किसका? सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, शारीरिक विकास का या सभी आयामों का? तो ये जो है संवेगात्मक विकास का जो है वो क्या है? अनोखा काल है। बाल्यावस्था किसका अनोखा काल है? संवेगात्मक विकास का। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। समाजीकरण आरंभ होता है परिवार, स्कूल, मित्र, व्यवसाय। तो समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है भाई? तो ये सभी जानते हैं कि समाजीकरण जो सबसे पहले परिवार से ही प्रारंभ होता है। ईर्ष्या विकसित होती है 1 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या विद्यालयी जीवन में? तो बच्चे में जो है ईर्ष्या कब विकसित होती है ये हमें बताना है। तो ये उसके जन्म के 1.5 वर्ष के बाद ही विकसित हो जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है अपनी उम्र के लोगों में रहना, लैंगिक भूमिका को समझना, लैंगिक अंतर को समझना, साधारण शारीरिक विकास, शारीरिक कुशलता का विकास।
तो कौन सा बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक अंतर को समझना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध है क्रोनोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, मिसोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम। तो युद्ध क्या होता है? युद्ध जो है वो एक प्रकार से क्रोनोसिस्टम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नैतिक विकास के सिद्धांतों से नहीं है? रॉबर्ट हैविगर्स्ट, पियाजे, कोहलबर्ग, ब्रूनर। तो किसका संबंध जो है नैतिक विकास के सिद्धांतों से नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रूनर। फ्रेंड्स, ब्रूनर का जो संबंध है नैतिक विकास से नहीं रहा था। अगला प्रश्न है, 10 वर्षीय बच्चा आसानी से चीज़ों को ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट देता है। पियाजे के अनुसार यह क्षमता किससे जुड़ी है? तो पियाजे के अनुसार ये जो क्षमता है वो किससे जुड़ी हुई है? श्रेणीकरण से। यानी वो इनका क्या कर रहा है, एक प्रकार से अलग अलग समूहों में बांट रहा है। तो ये इसकी श्रेणीकरण यानी वर्गीकरण एक प्रकार से वो कर रहा है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। इस अवस्था में भाषा और कल्पना की क्षमता तेजी से विकसित होती है। तो रीजन यहाँ पे कारण बताया है, इस अवस्था में भाषा और कल्पना की क्षमता तेजी से विकसित होती है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक बच्चा कहता है अगर सब लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ेंगे तो सिस्टम टूट यानी कोलैप्स हो जाएगा। यह किस तरह का उदाहरण है? यानी ये बच्चे की जो समझ है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। कौन सी है? दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक क्रम संपोषण, सामाजिक नियम अनुबंध, अच्छा लड़का भली लड़की। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर माना जाएगा वो है सामाजिक क्रम संपोषण। यानी एक सामाजिक बात उसने कही है। कथन दिया हुआ है, प्री कन्वेंशनल स्तर में नैतिक निर्णय व्यक्तिगत लाभ और सजा से बचने पर आधारित होते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक मानकों से अधिक सार्वभौमिक सिद्धांतों का महत्व देता है। तो यहाँ पे देखते हैं कथन और कारण किस प्रकार से दिए हुए हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस अगला प्रश्न लेते हैं। एक छात्र परीक्षा में नकल करने ही वाला था, लेकिन अचानक सोचता है अगर पकड़ा गया तो प्रिंसिपल मेरे माता पिता को बुलाएंगे और मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये किस तरह का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका जो चरण दिए हुए हैं अलग अलग किस प्रकार का है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, क्या ये हो सकता है? देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, यही इसका राइट आंसर है कि जो अच्छा लड़का है वही सबके सामने शर्मिंदा होने से डरता है। अगला प्रश्न है, एक 4 साल का बच्चा अपने पिता की नकली दाढ़ी लगाकर रोल प्ले में पापा का नाटक करता है। अगर इस समय उसे लगातार रोका जाए और कहा जाए ये गलत है, तो एरिक्सन के अनुसार इसमें कौन सा नकारात्मक भाव विकसित हो सकता है? यानी अगर उसे कहा जाएगा कि बेटा ये गलत है जो आप कर रहे हो, तो ये एक प्रकार से दोष उसमें विकसित हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग में शिक्षक समय के साथ मदद की मात्रा घटाता है। रीज़न है क्योंकि उद्देश्य छात्र की स्वतंत्र समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, किस विकल्प में अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं जो कि विषय है और हिंदी का यहाँ पे लगभग 120 नंबर का होता है इसमें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, किस विकल्प में अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? आगत, परमेश्वर, अभ्यागत, मेहमान। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा परमेश्वर। ईश्वर जो अतिथि है मेहमान, उसको मेहमान कहा जाता है, अभ्यागत कहा जाता है, आगत भी कहा जाता है, लेकिन परमेश्वर जो है उसे नहीं कहा जा सकता। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आकाशध्वांत, चक्षुहीन, प्रज्ञाचक्षु, तम अंधेरा, अजन्मा, विधाता। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आकाश और ध्वांत, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? बैरी, अराती, बुद्धिमान, अमित्र। तो इसका जो है राइट आंसर वो हो जाएगा बुद्धिमान। बुद्धिमान शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। बैरी होता है, अराती होता है, अमित्र भी होता है। अमित्र यानी मित्र जो नहीं है, जो मित्र नहीं है वो शत्रु है। किस विकल्प में मेधावी का पर्यायवाची है? प्रज्ञावान, अज्ञेय, विद्वान, जीवश्रेष्ठ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका किस विकल्प में मेधावी का पर्यायवाची है? तो फ्रेंड्स जो प्रज्ञावान है वही क्या है? मेधावी का पर्यायवाची। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरभि का पर्यायवाची नहीं है। सुरभि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे पुष्परस जो है सुरभि का पर्यायवाची नहीं है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सेना का पर्यायवाची नहीं है? तो हाटक, अनीक, वाहिनी, चमू। किस विकल्प में सेना का पर्यायवाची नहीं है? तो चमू ये सेना का पर्यायवाची होता है और वाहिनी भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है हाटक। हाटक जो है ये सेना का पर्यायवाची नहीं है। हरिण का पर्यायवाची नहीं है। कुरंग, सारंग, कृष्ण, सार, सरेंद्री। तो कृष्ण का पर्यायवाची सरेंद्री, ये हरिण का पर्यायवाची सरेंद्री नहीं है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द सांप के पर्यायवाची? श्री, सर्प, उर्ग, नाग। सर्प, व्याल, मतंग, विषधर्म, भुजंग, करी, अहि, पनग, हरि या अनुत्तरित। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सरीसृप, उर्ग और नाग। उर्ग क्या होता है? उर्ग का मतलब होता है पेट। तो और गय का मतलब हो गया गमन, गमन करने वाला, गमन करने वाला। तो सांप जो है वो उर्ग यानी पेट के बल चलता है, इस कारण उसे उर्ग कहा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं 99, किस विकल्प में वीणा का पर्यायवाची है? वल्लकी, कलेवर, गिरा, वाग्देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लकी। वीणा का पर्यायवाची वल्लकी। वाग्देवी नहीं हो सकता। वाग्देवी किसके लिए आया है? तो ये सरस्वती के लिए आया है। चलिए अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? प्रजा, मनीषा, मति, तन्या, दुहिता, आत्मज, अनिल, वात, समीर, आत्मभू, चतुरानंद, नाभिज। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, तन्या, दुहिता। तन्या पुत्री होती है और दुहिता भी पुत्री होती है, लेकिन आत्मज ये पुत्री के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? मकर, सफरी, महिषी, चित्रक, व्याघ्र, मृगेंद्र, मल्य, गंधसार, इष्टगंध, जलाशय, ताल, डल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाशय, ताल, डल। ये परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं और ये बाकी सारे परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी अविकारी शब्द हैं? अविकारी शब्दों का यहाँ पे हमें चयन करना है ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम, इधर, अब। ये एक ऐसा है जो क्या है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई विकार नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न, अचानक क्रिया विशेषण है? स्थान बोधक, काल बोधक, स्वीकार बोधक, रीति बोधक। तो अचानक जो है वो कौन सी क्रिया विशेषण है? ये रीति बोधक है। जैसे रीति बोधक कौन कौन सी होती है? रीति बोधक, तो रीति बोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा। धीरे, अचानक, जल्दी, ये सभी रीति बोधक में आते हैं। किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय है? किस विकल्प में समुच्चय बोधक? तो समुच्चय बोधक किसमें है? ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन में। किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? संबंध बोधक अव्यय किस में नहीं है? तो ये लगातार में जो है संबंध बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में विषम्यादि बोधक शब्द का उदाहरण है? विस्मयादि बोधक यानी कि किस शब्द के द्वारा जो है हम विस्मय प्रकट कर सकते हैं, आश्चर्य। तो अच्छा, ताकि, अथवा, शायद।
तो फ्रेंड्स शायद कह के हम कोई किसी प्रकार का आश्चर्य प्रकट नहीं कर सकते, ताकि से भी नहीं होता, अथवा से भी नहीं होता, लेकिन अच्छा से हो सकता है। जैसे अच्छा इस तरह से बोला जाता है। अगला है निम्नलिखित में क्रिया विशेषण नहीं है, ऊपर 7 प्रतिदिन बराबर है। किसमें क्रिया विशेषण नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 7 में कोई क्रिया विशेषण नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, वह प्रेम से कह रहा है, वे जल्दी जल्दी चलते हैं, मेरे घर के सामने मंदिर है, वह वहाँ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे घर के सामने मंदिर है, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, वाक्य होगा, ये कौन सा वाक्य का प्रकार यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा वाक्य का प्रकार है ये, तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक ठीक आसपास जैसा वैसा मुख्यतः। तो विस्मयादि बोधक जो अव्यय है वो कौन सा है, ठीक ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, विग्रह कुलिस पवि आखेट अहेर बहेलिया गरल हलाहल कालकूट सखी सहचरी बांधवी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आखेट अहेर बहेलिया, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने पूछा परस्पर पर्यायवाची हैं तो गरल हलाहल और कालकूट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, किस विकल्प में युधिष्ठिर का पर्यायवाची है, मुकुंद अजातारी जगतीचर जनार्दन। तो जनार्दन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कृष्ण के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातारी। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सोना का पर्यायवाची नहीं है, कनक जातरूप मुखभूषण हिरण्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मुखभूषण, मुखभूषण इसका पर्यायवाची नहीं होता सोने का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं, अर्क दिवाकर सविता रवि आदित्य दिनमणि दिनेश चमू भानु दिनकर दिवाकर हेम भास्कर सविता सूर्य कंचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो देखते हैं आदित्य दिनमणि दिनेश और चमू, ये जो है इसमें चमू आ गया यानी ये सेना का पर्यायवाची है, इसमें हेम आ गया ये सोने का पर्यायवाची है, भास्कर सविता सूर्य और कंचन, ये कंचन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इन तीनों में तो ये अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन ये सारे क्या है सूर्य के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी शब्द पहाड़ के पर्यायवाची है, पहाड़ के पर्यायवाची पूछा गया है, तो देखते हैं अचल अद्रि मारुत, मारुत जो है ये नहीं हो सकता, इसमें ये अलग है, गिरी नग शैल सुता शैल से ये इसमें अलग है, महिधर शैलजा गिरिजा, तो ये दोनों ही अलग हो गए, धरणीधर शैल अचल कौन सा होगा इसमें, तो देखते हैं इसमें बचा एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर 4 धरणीधर शैल और अचल, ये किसके पर्यायवाची है, पहाड़ के। अब धरणीधर क्या हो गया, इसने धरती को क्या धारण कर रखा है, इस कारण इसको धरणीधर, शैल और अचल का मतलब ये चलता नहीं है। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प है, एक तरफ फूल के पर्यायवाची है, बाण के, बादल के और बहिन के, देखते हैं कौन सा इसमें गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका असंगत है, इसमें कैसे, मेघ सही है, नीरज सही है, लेकिन जलज जो है वो किसका होता है, ये जलज कमल का पर्यायवाची है, इस कारण ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से लहर का पर्यायवाची है, लहर का पर्यायवाची कौन सा है, तो ये तरंग, लहर मतलब आ रही है, मतलब तरंग आ रही है। अगला प्रश्न है तरणी का पर्यायवाची नहीं है, नौका कश्ती तरी निसंग, तो कौन सा तरणी का पर्यायवाची नहीं है भाई, आपने बताना है। तो निसंग जो है वो तरणी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है फेस वैल्यू शब्द का अर्थ है, फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू होता है वो है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फेडरेशन शब्द का अर्थ है, फेडरेशन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है परिसंघ, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एग्जीक्यूट शब्द का अर्थ है नकली, निष्पादन करना, अनुरक्षक,
निष्पादन। तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है निष्पादन करना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नांकन के लिए उपयुक्त शब्द है, प्रश्नांकन के लिए क्या हो जाएगा उपयुक्त शब्द? एंडोर्समेंट। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डेकोरम शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे इसने पूछा कौन सा डेकोरम का अर्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विधि। यहाँ पे डेकोरम का अर्थ नहीं है। विस्थापन के लिए उपयुक्त शब्द है, तो विस्थापन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो है डिसलोकेशन। अगला प्रश्न, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द होगा स्नेह, श्रद्धा, वात्सल्य या प्रणय। तो ये चारों शब्द एक समान से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसके लिए किस शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा? तो वह कहलाएगा वात्सल्य। संतान के प्रति प्रेम को जो है वात्सल्य शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है। निद्रा का अर्थ है गहरी नींद, ऊँघना, झपकी लेना या बुराई करना। तो बुराई करना तो नहीं होता, क्योंकि बुराई करना का अर्थ हो जाता है निंदा करना, और यहाँ पे निद्रा पूछा है, तो इसके लिए जो सही जवाब है वो हो जाएगा गहरी नींद। निद्रा में अर्थात वो गहरी निद्रा में है। किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला कौन होता है? व्यवस्था की देखरेख परीक्षक, निरीक्षक, परामर्श या आलोचना। तो ये परामर्श आलोचना तो हो नहीं सकता। परीक्षक तो वो होता है जो परीक्षा लेता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर एक बच गया, निरीक्षक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्षमता का अर्थ है कार्य करने का हल्का भाव, अत्यधिक प्रयत्न, गुणयुक्त विशेषता, शारीरिक शक्ति। तो जो क्षमता है इसका अर्थ होता है शारीरिक शक्ति। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। समारोह में औपचारिक सम्मान के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कोई समारोह चल रहा है और उसमें औपचारिक सम्मान किसी को दिया जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनंदन। किसी का अभिनंदन किया जा रहा है अर्थात उसको सम्मान दिया जा रहा है। अपनों से बड़ों को किया जाने वाला अभिवादन क्या कहलाएगा? नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम या प्रमाण। प्रमाण नहीं होता है, प्रणाम एक शब्द होता है, लेकिन प्रमाण तो अभिवादन के लिए तो प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणाम, अपने से बड़ों को किया जाता है, ठीक है। और जो अलग है, अगला प्रश्न है, अनुराग ने आम और केले खरीदे वाक्य में क्रिया है कौन सी? द्विक्रमक, एकक्रमक, पूर्णक्रमक या अपूर्ण अक्रमक क्रिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। अनुराग ने आम और केले खरीदे। सोनल बजा रही है में क्रिया है संयुक्त क्रिया, अक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सोनल बजा रही है यानी कुछ ना कुछ तो बजा ही रही है वो, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। किस विकल्प में संयुक्त क्रिया है? तो किस में है संयुक्त क्रिया? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, वह गांव में रहता है, मुर्गा सुबह बांग दे रहा है, वह खा कर आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आक्रमक क्रिया नहीं है, कौन सी आक्रमक क्रिया नहीं है? तो वो है निकालना। गिरना, बिगड़ना और उड़ना ये सब सक्रमक है, लेकिन ये सारी आक्रमक क्रिया, लेकिन ये आक्रमक क्रिया नहीं है निकालना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स पूर्वकालिक क्रिया जो होती है उससे पहले कर या करके लगता है, कर या करके, ये उसकी पहचान होती है। इसमें देखते हैं, दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं, राम ने सीता को थप्पड़ मारा, ठूंठ खड़ा है, गीता हंसकर चली गई। तो जैसे मैंने कहा था कर या करके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता हंसकर चली गई। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर है। वह मुझे झुठलाने लगा वाक्य में क्रिया नाम धातु, संज्ञार्थक, आक्रमक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम धातु क्रिया, वह मुझे झुठलाने लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। जया ने खाना बना लिया, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, सांप जमीन पर रेंग रहा है, मैं रोज़ सुबह टहलने जाता हूँ। तो इसका जो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। बिल्कुल, ये पढ़वाना, करवाना, ये सभी इसमें प्रेरणार्थक में शामिल होता है। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता प्रत्यय पढ़कर क्रम पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कर्ता प्रत्यय पढ़कर क्रम पे पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा हो जाएगा? वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह दिन भर खाता रहा, मेरा भाई बहुत अच्छा है, बच्चा रोने लगा, वह सड़क पर हंस रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, वह दिन भर खाता रहा। खाता रहा मतलब कुछ ना कुछ तो खा रहा था ना। भाई बहुत अच्छा है, रोने लगा, हंस रहा था, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? तो फ्रेंड्स अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला देखते हैं, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है, वाक्य में विशेषण क्या है? सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है? घोड़ा, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण, और विशेषता क्या है? सफ़ेद। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सफ़ेद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से विशेषण की अवस्था नहीं है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, तुलावस्था या उत्तमावस्था। तो मूलावस्था होती है, उत्तमावस्था भी होती है, लेकिन फ्रेंड्स तुलावस्था जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा? राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए, थोड़ी सब्जी मेरे लिए रख देना, जरा सा दूध देना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाखों। ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हैं वह क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य, विशेषण, अव्यय या प्रविशेषण। तो जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, वाक्य में विशेषण है सैकड़ों। तो सैकड़ों इसमें किस में आ जाएगा? ये फ्रेंड्स आएगा संख्यावाचक विशेषण में, क्योंकि सैकड़ा में कितनी होती है? यानी 100 के समथिंग कुछ संख्या थी, निर्धारित हो सकता है। किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण है? वह बहुत ईमानदार है, यह मेरी पुस्तक है, यह पानी तो सबका है, वह कुछ खा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यह पानी तो सबका है। तो सार्वनामिक विशेषण ये किसकी होती है? जो संज्ञा के जस्ट पहले आता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे पानी है, पानी से पहले ही आ गया यह है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? साहित्य, सुखी, हार्दिक, लब्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? यहाँ पे सभी बता सकते हैं साहित्य है, विशेषण शब्द नहीं है। हाँ, लेकिन अगर साहित्यिक कहा जाता तो सही हो सकता था। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है? क्षमा, जटिल, चर्चा, जागरण। तो विशेषण शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो जटिल शब्द क्या है? एक विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वो जटिल है या सरल है। अगला क्वेश्चन है, तुम चारों कल कहाँ गए थे? में कौन सा विशेषण? अनिश्चित, संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाण, निश्चित संख्या या निश्चित परिमाण। तो कौन सा विशेषण है इसमें? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित संख्या। निश्चित संख्या है ना, ये कह रहा है ना चारों, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है? तीखा, लंबा, ताज़ा, तनिक। कौन सा नहीं है गुणवाचक? तो वो हो जाएगा तनिक। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये जो हमारा टेस्ट था वो यहीं पे है। आप मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के भी टेस्ट चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।